हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनडी टीचिंग पॉइंट। तो हम जो क्लास 10 साइंस के रिवीजन पेपर्स को सोल्व कर रहे थे उसी सीरीज़ में आगे चलते हैं। हम सैम्पल पेपर 5 को सोल्व कर रहे थे। वहाँ पे केमिस्ट्री सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 17 तक हमने कवर किया था। अभी क्वेश्चन नंबर 18 से कंटिन्यू करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास क्या है, गिव टू इम्पोर्टेंट यूजेस ऑफ वाशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। वाशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा के हमें टू यूजेस बताने हैं। तो फर्स्टली हमारे पास वाशिंग सोडा है। आपको सबसे पहले ये पता हो कि वाशिंग सोडा जो है उसका केमिकल फार्मूला क्या होता है। उसका केमिकल फार्मूला हमारे पास होता है Na2CO3.10H2, जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। सोडियम बाइका सॉरी सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट है हमारे पास ये। यहाँ पे वाशिंग सोडा का जो मेन यूज़ है, इसे एज ए क्लीजिंग एजेंट हम यूज़ करते हैं। हम यहाँ पे हाउस होल्ड वर्क में भी इसको यूज़ करते हैं, फैक्ट्रीज़ वगैरह में भी यूज़ होता है हमारे पास ही एक क्लीनिंग एजेंट की तरह। सेकेंडली इसका जो मेन यूज़ है पेपर इंडस्ट्री में, ग्लास इंडस्ट्री में, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में, या फिर जो मेटल्स के रिफाइनिंग प्रोसेस है वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का जो मेन यूज़ है हमारे पास, उसको फूड आइटम्स वगैरह में जैसे क्रिस्पी पकौड़ाज वगैरह होते हैं, या फिर ब्रेड्स है उसकी बेकिंग में, केक वगैरह में, बेकरी जो आइटम्स होते हैं उनमें यूज़ करते हैं मोस्टली। और एक हम इसको एज एन एंटासिड भी यूज़ करते हैं, जैसे स्टोमक में एसिडिटी वगैरह हो जाती है तो उसको रिलीज़ करने के लिए। तो ये मेन यूजेस है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर गिवन ए हैमर। क्वेश्चन नंबर 19, यू आर गिवन ए हैमर, ए बैटरी, ए बल्ब, वायर एंड स्विच। आपको एक हैमर, हथौड़ा जिसको बोलते हैं, एक बैटरी, बल्ब, वायर और स्विच, ये कुछ कंपोनेंट्स दे रखे हैं। हाउ कुड यू यूज़ दैम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैम्पल ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ये सभी जो आपको दिए गए हैमर, बैटरी, बल्ब, वायर और स्विच दे रखे हैं, और आपको 2 सैम्पल्स दे रखे हैं जिनमें एक मेटल्स है और एक नॉन मेटल्स है। तो इन सब चीज़ों को यूज़ करके मेटल्स और नॉन मेटल में डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं हम। तो फर्स्टली चीज़, अगर हम हैमर का यूज़ करते हैं, देखो हमने मेटल की एक मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जहाँ में मेटल्स को बीट करके, थिन हैमर की हेल्प से बीट करके थिन शीट्स में चेंज किया जाता है। देन हमें 2 सैंपल दिए गए हैं जिसमें से एक मेटल है एक नॉन मेटल है। हम उसको हैमर की हेल्प से क्या करेंगे, बीट करेंगे। अगर वो थिन शीट में चेंज हो जाती है, इट मीन्स उसमें मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी है, मेलेबिलिटी को शो कर रही है, तो वो हमारे पास क्या है, मेटल्स है, मेटल्स की प्रॉपर्टी शो कर रही है। एंड अगर हम हैमर से बीट करते हैं तो वो सब्सटेंस ब्रेक हो जा रहा है, तो जो भी सैम्पल्स हमें दिया है वो नॉन मेटल्स है, क्योंकि वो मेलेबिलिटी को शो नहीं कर रहा है। तो हैमर्स का यूज़ करके तो हम कैसे पता लगा सकते हैं मेटल नॉन मेटल्स का, उसको बीट करके कि वो मेलिएबल है या फिर मेलिएबल नहीं है। देन हमें एक सेकंड सेटअप दिया हुआ है, एक बैटरी है, बल्ब है, वायर है, स्विच है। हम पूरा एक इलेक्ट्रिक सेटअप वहाँ पे लगाते हैं। देन जैसे हम की यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे जो की हम यूज़ कर रहे हैं, जो स्विच हम यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे उसकी जगह पे हम क्या करते हैं, जो आपको सैंपल दिया गया है ना मेटल या नॉन मेटल का, उसको हम यूज़ करते हैं, उसको प्लेस करेंगे वहाँ पे उस सैंपल को। तो अगर उसमें से करंट पास होगा तो हमारा बल्ब ग्लो करेगा वहाँ पे। अब करंट पास हो रहा है, बल्ब ग्लो कर रहा है, तो करंट किस में से पास होगा, करंट तो मेटल में से पास होगा, क्योंकि मेटल्स क्या होती है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी को शो करेगा। और अगर बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है हमारा, तो इट मीन्स हमने जो सैंपल वहाँ पे रखा है वो क्या है, हमारा नॉन मेटल्स का सैंपल है। तो ऐसे हम मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं 2 टेस्ट करके यहाँ पे। एक तो टेस्ट हमारा किस पे बेस्ड है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे बेस्ड है, और जो सेकंड टेस्ट है हमारा वो किस पे बेस्ड है, मेलिबिलिटी वाली प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। अभी क्वेश्चन नंबर 19 के ही बी पार्ट्स में क्या बोला गया है, एसेस द यूजफुलनेस ऑफ दीज टेस्ट इन डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। कि हमने जो ये 2 टेस्ट किए हैं ना मेटल नॉन मेटल को डिस्टिंग्विश करने के, तो इनकी यूजफुलनेस क्या है। फर्स्टली ये दोनों टेस्ट आपके एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे बेस्ड है, एक मेलिएबिलिटी पे बेस्ड है। दोनों के दोनों फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड है दोनों टेस्ट। कोई केमिकल टेस्ट यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं हुआ, कोई गैसेस वगैरह यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं हुई है, ईजिली हम इनको कंडक्ट कर सकते हैं। आपके चीप भी हैं दोनों टेस्ट, कोई कॉस्टली भी नहीं होते हैं। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी पे बेस्ड है दोनों टेस्ट, यही इनकी यूजफुलनेस है मेन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसी के ऑप्शन में हमारे पास, व्हाट इज रिफाइनिंग ऑफ मेटल, डिस्क्राइब जोन रिफाइनिंग मेथड इन ब्रीफ, एंड विच मेटल कैन बी रिफाइंड बाय दिस प्रोसेस।
सबसे पहले हमारे पास ये है कि रिफाइनिंग ऑफ मेटल क्या होता है। देखो, रिफाइनिंग ऑफ मेटल का मीनिंग है कि मेटल्स को प्योरीफाई करना, यूजेबल फॉर्म में उसे चेंज करना। हमारे पास जो जो भी मेटल्स का हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं मेटल के ओर से, देन मेटल हमें प्योर फॉर्म में तो नहीं मिलती, उसके साथ में कुछ गैंग पार्टिकल्स भी प्रेजेंट रहते हैं जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो उन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना, उसको प्योरीफाई फॉर्म में चेंज करना, यूजेबल फॉर्म में बनाना, वो हमारे पास क्या होता है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स होता है। रिफाइनिंग के डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं। हमारे पास एक मेथड है जोन रिफाइनिंग मेथड। जोन रिफाइनिंग मेथड से हमें क्या होता है, काफ़ी हाईली प्योरीफाइड मेटल मिलते हैं, हाईली प्योरिटी की जो मेटल्स है वो ऑब्टेंड होती हैं। और ये जो मेथड होता है ना, मोस्टली मेटलॉइड्स जो होती हैं हमारे पास, जो मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करती है, मेटलॉइड्स, उनके लिए यूज़ होता है। जैसे कि सिलिकॉन होता है हमारे पास, ऑर्सेनिक होता है हमारे पास, जर्मेनियम होता है, गैलियम होता है, मोस्टली इनके लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल क्या है, हमने बता दिया, उसको प्योरीफाई करना। विच मेटल कैन बी रिफाइंड, किसको हम रिफाइन कर सकते हैं, मेटल तो नहीं होती, मोस्टली हमारी मेटलॉइड्स होती है। तो ऑर्सेनिक, जर्मेनियम, गैलियम किसी को भी आप बता सकते हो यहाँ पे। अभी जो प्रोसेस है मेन, डिस्क्राइब जोन रिफाइनिंग मेथड इन ब्रीफ, की जोन रिफाइनिंग जो मेथड्स होता है वो क्या होता है हमारे पास। जोन रिफाइनिंग मेथड में क्या करना है, जो इम्प्योर मेटल हमारे पास प्रेजेंट है जिसको हमें प्योरीफाई करना है, उसकी एक स्ट्रिप ली जाती है। स्ट्रिप कैसे, जैसे मान लो एक इम्प्योर मेटल है, उसकी हमने एक ऐसे स्ट्रिप्स ले ली है यहाँ पे। अब ये इम्प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है, इसमें प्योरिटी भी, प्योर मेटल है वो भी है, और उसके कुछ इम्प्योरिटीज भी प्रेजेंट है, जैसे सॉलिड फॉर्म में हमारे पास एक स्ट्रिप की फॉर्म में। तो हम क्या करते हैं, इसके अराउंड एक सर्कुलर हीटर मूव करते हैं। जैसे ऐसे एक सर्कुलर हीटर वो इस कंप्लीट पे ऐसे मूव करेगा, जैसे यहाँ से स्टार्ट होकर इस एंड से, और कंप्लीट यहाँ पे मूव करेगा। मान लो ये ए एंड है, इसका एक वी एंड है, तो एक सर्कुलर हीटर जैसे रिंग टाइप से होता है, ऐसे इस ए पार्ट से स्टार्ट होके और बी तक ऐसे एक सर्कुलर हीटर पूरे पे मूव करेगा। जैसे वो हीटर मूव कर रहा है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, तो हमारी जो इम्प्योरिटीज़ है ना वो मेल्ट होती जाती हैं, इम्प्योरिटीज़ मेल्ट होती जाएंगी। और जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट करके ए पॉइंट से, और जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे तो वो इम्प्योरिटीज़ मेल्ट होके इम्प्योरिटीज़ भी हमारी आगे जाती जाएंगी। जैसे यहाँ से इम्प्योरिटीज़ मेल्ट हुई, फिर ऐसे इम्प्योरिटीज़ मेल्ट होते होते हमारे एक एंड पे क्या हो जाती है, सारी कलेक्ट हो जाती है। बार बार इसी चीज़ को हम रिपीट कर रहे हैं, इस प्रोसेस को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। देन इस प्रोसेस को रिपीट करने पे, मतलब काफ़ी स्टेप्स में हमें रिपीट करना पड़ेगा, तो लास्ट में हम देखेंगे कि हमें प्योर मेटल्स ऑब्टेंड होगी, और सारी इम्प्योरिटीज जा करके एक एंड पे सभी इम्प्योरिटीज़ कलेक्ट हो जाती है। फिर उस एंड को, जैसे यहाँ पे सारी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है, देन इस एंड को हम कट कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं, तो यहाँ से हमें जो मेटल्स है वो प्योर फॉर्म में ऑब्टेंड हो जाती है। इसी को हम जोन रिफाइनिंग मेथड्स जो है, जोन रिफाइनिंग मेथड ऑफ रिफाइनिंग बोलते हैं। और इससे अगेन बोल रही हूँ कि हम मोस्टली मेटलॉइड्स को रिफ़ाइन करते हैं, और ये जो मेथड है हमारे पास काफ़ी कॉस्टली होता है। तो लेबोरेटरी में कुछ रिजल्ट्स वगैरह हमें चाहिए, उनकी रिफ़ाइनिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, नॉर्मल लाइफ में हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, पार्ट ए, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन इन CH3Cl। आपका जो CH3Cl है उसमें जो भी बॉन्ड्स यूज़ हुए हैं उनका नेचर हमें एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बनाएंगे CH3Cl। कार्बन है, कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच है। अगर आप देखते हैं तो क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, उसने 1 बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म कर लिया। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, सभी हाइड्रोजन ने एक एक बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म कर लिया। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, देन कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट होगी, 4 बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म कर लिए। तो यहाँ पे हमें सभी जितने भी कोवलेंट्स बॉन्ड बने हैं सभी का नेचर एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्टली हम बताएंगे कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में हमारे पास क्या हुआ है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हुए हैं बाय शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। 1 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन ने शेयर किया है, एंड 1 इलेक्ट्रॉन्स हमारा ईच हाइड्रोजन ने शेयर किया है। इस वाले ने भी 1 किया है शेयर यहाँ पे, इस वाले ने भी 1 किया है, इस वाले ने भी 1 किया है, और एक एक इलेक्ट्रॉन सभी के साथ कार्बन ने शेयर किया है, तभी इनके बीच में सिंगल जो कोवलेंट बॉन्ड है वो फॉर्म हुए हैं। फिर बात आती है हमारे पास कार्बन एंड क्लोरीन के नेचर की, कि जैसे कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बना था वो बॉन्ड हमारे पास कैसा है। यहाँ पे भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है कार्बन एंड क्लोरीन के बीच में, और कार्बन एंड क्लोरीन दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शेयर किया है। बट अगर हम देखते हैं तो कार्बन का जो नेचर है वो स्लाइटली कैसा होता है, हमारे पास इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर होता है, और क्लोरीन का जो नेचर है वो इलेक्ट्रो नेगेटिव नेचर है।
यहाँ पे कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर शो कर रहा है और क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर शो कर रहा है। तो दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उनमें एक डिफरेंस है, वहाँ पे उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होने की वजह से एक पोलर नेचर एसोसिएट हो जाता है। तो इसीलिए कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है वो हमारा पोलर कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है। देन जो बॉन्ड फॉर्म होते हैं उनको पोलर बॉन्ड बोलते हैं हम, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हमारे सिमिलर टाइप के दोनों की तो उसको हम नॉन पोलर बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 20 पार्ट बी, व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? वो सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन में हेल्प कराते हैं, जो ऑक्सीडेशन में हेल्प कराते हैं उनको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। अब ऑक्सीडेशन में हेल्प कैसे कराएंगे? ऑक्सीडेशन तो क्या होता है? जहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन टेक प्लेस करता है। तो ऑक्सीजन का एडिशन टेक प्लेस कैसे करेगा? जिसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हेल्प करेंगे। हेल्प मीन्स वो ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन को अवेलेबल कराएंगे और वो उनका सेल्फ का रिडक्शन हो जाएगा, वो खुद तो रिड्यूस्ड हो जाएंगे और ऑक्सीडेशन में हेल्प कराएंगे हमारे, जिनको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। जो मेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारे पास क्या होता है? एक तो KMnO4 होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7 होता है। ये सब ऑक्सीडेशन में हेल्प कराते हैं, एडिशन के लिए ऑक्सीजन अवेलेबल कराते हैं, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं हमारे, जो हेल्प कराते हैं ऑक्सीडेशन में, फास्ट अप कराते हैं उसको। इसी के जो और में एक क्वेश्चन है ऑप्शन में, एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स विद एग्जाम्पल। कार्बन कंपाउंड्स के हमें कुछ प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करना है, वो भी एग्जाम्पल के साथ। फर्स्ट है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो। तो कार्बन के जो कंपाउंड्स है ना उसकी ऐसी कोई रिएक्शन बतानी है जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही हो। तो हमारा कैसे होता है? इथेनॉल्स जो है, इथेनॉल्स क्या होता है हमारे पास? CH3 CH2 OH। अब इसमें ऑक्सीजन ऐड होगी, इसका ऑक्सीडेशन टेक प्लेस करेगा। इथेनॉल में OH तो पहले से ही प्रेजेंट था हमारे पास। अब इसमें एक और ऑक्सीजन अगर ऐड होगी तो हमारा किस में चेंज हो जाएगा? ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाले ग्रुप में चेंज हो जाएगा। ये फॉर्म कर लेगा यहाँ पे CH3COH। ये मोस्ट कॉमन रिएक्शन होती है हमारे पास कि इथेनॉल जो है उसका जब ऑक्सीडेशन होता है तो वो इथेनोइक एसिड में चेंज हो जाता है हमारा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन में ऐड हो रही है और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है? किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में है। प्रीवियस क्वेश्चन में ही हमने पढ़ा है व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे हम KMnO4 या फिर K2Cr2O7 इनकी प्रेजेंस में रिएक्शन टेक प्लेस कर रही है हमारी, जहाँ पे इथेनॉल्स हैं वो चेंज हो रहा है इथेनोइक एसिड में। ये ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि हाउ कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल इन इथेनोइक एसिड टेक प्लेस, कि इथेनॉल्स है जो वो इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट कैसे हो रहा है, उनका कन्वर्जन कैसे टेक प्लेस कर रहा है। देन उनका ऑक्सीडेशन होता है तब टेक प्लेस करता है, या फिर KMnO4 K2Cr2O7 इनकी प्रेजेंस में टेक प्लेस करते हैं। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन कैसे टेक प्लेस करती है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो है उनका एग्जांपल लेके हमें बताना है। देखो एडिशन का मीनिंग क्या होता है? किसी में कोई सब्सटेंस ऐड होना। तो सबसे पहली बात, एडिशन रिएक्शन कहाँ पे टेक प्लेस करेगी? जहाँ पे अनसैचुरेटेड बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। अनसैचुरेटेड मीन्स जहाँ पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे हमारे पास जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ये हमने किसका स्ट्रक्चर से बना दिया है? इथीन का स्ट्रक्चर से बना दिया है। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे? एडिशन टेक प्लेस करेंगे। हर एक कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है, यहाँ पे कार्बन ने 4 बॉन्ड फॉर्म कर रखे हैं। तो यहाँ पे एडिशन कब टेक प्लेस करेगा? जब जो ये डबल बॉन्ड्स है ये ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड्स ब्रेक होगा, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा सिंगल में। हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच थी 4। अब हम देखते हैं तो हर एक कार्बन 3 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे इनकम्प्लीट है तो कुछ चीज़ हमें ऐड करनी पड़ेगी। यहाँ पे इन कार्बन के साथ हमें एक एक हाइड्रोजन और ऐड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन 6 हो गए, सभी की वैलेंसी कंप्लीट है। पहले 4 हाइड्रोजन थे, अभी 6 हाइड्रोजन है, मतलब 2 हाइड्रोजन हमने यहाँ पे ऐड किए हैं। यहाँ पे H2 का इसके अंदर एडिशन हुआ है, तो इस रिएक्शन को हम एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। और ये भी एक कैटालिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन टेक प्लेस करती है। निकल या फिर जो पैलेडियम कैटालिस्ट होते हैं उनकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन, और प्लेटिनम भी होते हैं उनकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन हमारी टेक प्लेस करती है। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन मिलते हैं कि हाउ
अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड किसको बोलते हैं? जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो। सैचुरेटेड किसको बोलते हैं? जिसमें सिंगल बॉन्ड हो। तो अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में हम कैसे चेंज करते हैं? विद द हेल्प ऑफ एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन को ही हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। हाइड्रोजिनेशन मीन्स हाइड्रोजन का ऐड होना, ठीक है। तो एडिशन मिले आपको, हाइड्रोजिनेशन मिले आपको, या फिर अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ये मिले आपको। सभी में सेम यही रिएक्शन करनी है। इसी रिएक्शन को एक क्वेश्चन हमें ऐसे भी मिलता है कि हाउ वेजिटेबल ऑयल आर कन्वर्टेड इनटू वेजिटेबल घी। जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं उनमें अनसैचुरेटेड बॉन्ड प्रेजेंट्स होते हैं, एंड जो वेजिटेबल घी होते हैं उनमें सैचुरेटेड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो उसमें भी हमें एडिशन रिएक्शन को ही एक्सप्लेन करना होता है। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। देखो सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या होता है? सब्सटीट्यूट करना, किसी चीज़ को डिस्प्लेस करना, मतलब एक को रिमूव करके उसकी जगह पे किसी दूसरे को ले आना। तो सब्सटीट्यूशन जो रिएक्शन होती है वो हमारे पास मोस्टली कहाँ पे टेक प्लेस करती है? सैचुरेटेड के केस में टेक प्लेस करती है। जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल ले लो, मीथेन है जहाँ पे एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन अटैच है। तो हम क्या करें? किसी एक हाइड्रोजन को किसी अदर एटम से रिप्लेस कर दें। मोस्टली जैसे हमने क्लोरीन ले लिया है या ब्रोमीन ले लिया, हेलोजन के केस में करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्लोरीन है, Cl2 है यहाँ पे। तो ये क्लोरीन क्या करेगी? हाइड्रोजन पे अटैक करेगी यहाँ से, और क्लोरीन हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगी। तो कार्बन से हमारे पास हाइड्रोजन प्रेजेंट्स थे, तो 3 हाइड्रोजन्स तो रहते हैं, और एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस होकर वहाँ पे क्लोरीन अटैच हो जाता है, और जो हाइड्रोजन रिमूव हुआ और हमारे पास एक क्लोरीन पहले से था, तो HCl यहाँ से रिमूव हो जाता है। और ये जो रिएक्शंस है हमारी सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन टेक प्लेस करती है। इसको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी बोलते हैं। ये फिर ऐसे पूछे क्वेश्चन, हाउ मीथेन इज कन्वर्टेड इनटू क्लोरोमीथेन। मीथेन को हम क्लोरोमीथेन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो हम कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी हेलोजन हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ क्लीजिंग एक्शन ऑफ शोप। जो शोप का क्लीजिंग एक्शन है उसका मैकेनिज्म हमें एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स में है, तो हमें नॉर्मली एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। जैसे आपको पता है सोडियम क्या हो, सोप जो है वो क्या होते हैं हमारे पास? लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं हमारे पास, सोडियम या पोटेशियम्स के। जहाँ पे हाइड्रोकार्बन की एक लॉन्ग चेन है, मोस्ट कॉमन जैसे C17H35 होता है, और कार्बोक्सिलिक साल्ट होते हैं सोडियम या पोटेशियम के। C17H35 COOH तो अगर है हमारे पास है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ये हमारे पास CONA होता है, कार्बोक्सिलिक साल्ट होते हैं सोडियम के, या फिर CO की होता है, कार्बोक्सिलिक साल्ट होते हैं पोटेशियम के। और यहाँ पे ये कंपलसरी नहीं है कि C17H35 ही हो। हमारे पास C15H31 हो सकता है, या फिर हमारे पास C19H39 हो सकता है। मतलब लॉन्ग चेन होगी हाइड्रोकार्बन्स की वहाँ पे। 11 12 13 15 जितने भी हैं हमारे कार्बन एटम्स जो हैं वो एक लॉन्ग चेन में प्रेजेंट्स होंगे, और हमारा यहाँ पे ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहेगा। या तो सोडियम प्रेजेंट होगा या फिर पोटेशियम जो मेटल्स है वो प्रेजेंट होगा। सोडियम या पोटेशियम के साल्ट्स होते हैं हमारे पास, और वो भी कार्बोक्सिलिक साल्ट होते हैं। सोप के केस में तो कार्बोक्सिलिक साल्ट होते हैं, और जो डिटर्जेंट होता है उसके केस में हमारे क्या होते हैं? सल्फेट साल्ट्स होते हैं। तो जब सोप हमारा एक्शंस करता है तो क्लीनिंग कैसे टेक प्लेस करती है वहाँ पे? सोप का जो स्ट्रक्चर्स होता है हमारा, जैसे ऐसे ये हाइड्रोकार्बन्स की एक लॉन्ग चेन होती है। मतलब एक तो टेल वाला पार्ट्स होता है और एक हेड वाला पार्ट्स होता है हमारा यहाँ पे। जैसे कि सोप को जब भी हम क्लोथ्स के ऊपर रब कर रहे हैं वहाँ पे, तो जो सभी डर्ट्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सारे एक सेंटर्स में इकट्ठे हो जाते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं। जैसे इस टाइप से आपके मॉलिक्यूल्स जो है वो एक्ट करते हैं। जो सोप का ये टेल वाला पार्ट्स होता है, ये जो सारी सारी की सारी जो टेल से सेंटर में इकट्ठी हो रही है यहाँ पे, तो जो सभी का टेल वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। फोबिक, फोबिक वर्ड का मीनिंग होता है किसी चीज़ को हेट करना या फियर मीनिंग होता है फोबिक। तो हाइड्रोफोबिक का मीनिंग होता है जैसे वाटर हेट,
मीन्स हाइड्रोफोबिक वाला जो पार्ट्स होता है वो डर्ट में डिजोल्व होता है। डर्ट से हमारा मीनिंग यहाँ पे ऑयल से होता है। और जो सोप का ये हेड वाला पार्ट्स है, जो सभी का सर्कल टाइप से हमने रिप्रेजेंट किया, जो हेड वाला पार्ट्स है वो होता है हाइड्रोफिलिक, जो वाटर में डिजोल्व होता है। देन सोप को जब हम क्लोथ्स में रब करते हैं तो उसका जो हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट्स है वो तो वाटर में डिजोल्व होगा, और जो हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट्स होता है वो सारा सेंटर में एग्रीगेट हो जाता है, सेंटर में इकट्ठा हो जाता है। और जब सेंटर में एग्रीगेट होता है तो वहाँ पे मिसेल्स की फॉर्मेशन टेक प्लेस करती है। मिसेल फॉर्मेशन मीन्स वहाँ पे सारी डर्ट जो वो कलेक्ट होती है, और उसको वाटर की हेल्प से हम क्या कर लेते हैं, रिंस कर लेते हैं, वॉश कर लेते हैं। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेक्शन में हम बायोलॉजी से कंटिन्यू करेंगे।